आज की कहानी है उन बूढ़ी आंखों की जिनमें एक आस थी अपनों से मिलने की। मन जानता था कि ये झूठी आस है, फिर भी रह रहकर यादें उन्हीं अपनों के पास ले जाती। मन की यही हालत थी सरला और रमा की। सरला जी, आपका फोन, वृद्धाश्रम के प्रबंधक मनोहर जी ने कहा। मेरा फोन? सरला सोचने लगी, कौन हो सकता है? आज कोई खास दिन है क्या मनोहर जी? सरला ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, आज तो आप लोगों का ही दिन है। हमारा दिन? कहकर सरला ने मनोहर जी से फोन ले लिया। हेलो, हैप्पी मदर्स डे माँ। सरला के बेटे कमल का स्वर सुनाई दिया। सरला एक पल को रिसीवर हाथ में पकड़े स्तब्ध खड़ी रही। उनके मुंह से बोल भी नहीं फूट सके थे, बस आंखें झरझर बह रही थी। जीभ तालू से चिपक गई थी। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? मैं आश्रम वालों को हर महीने पेमेंट भेज देता हूँ। ओके, टेक केयर। कमल ने इतना कहा और फोन कट गया। रिसीवर हाथ में पकड़े कुछ पल यूं ही निशब्द बीत गए। हो गई बात। मनोहर जी के कहने पर जी कहकर सरला ने फोन रख दिया। भारी कदमों से चलती हुई वो अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ? क्या व्हाइट हाउस से डिनर का इनविटेशन था? रमा ने चुटकी वाले अंदाज में कहा। हाँ तो तेरे राम और लक्ष्मण ने नहीं बुलाया क्या? और बुलाएंगे भी क्यों? वे तो तेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएंगे, घर से पकवान बनाकर लाएंगे। सरला ने भी रमा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा और दोनों ही हंसने लगी। सरला और रमा दोनों आश्रम में रहती थी और एक दूसरे की पक्की सहेली बन गई थी। एक ही कमरे में दोनों रहती थी। सरला 5 सालों से इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। जब कमल अमेरिका जा रहा था तभी उसने सरला को इस आश्रम में पहुंचा दिया था, ये कहकर कि माँ तुम अकेली कहाँ रहोगी, इस आश्रम में तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, मन भी लगा रहेगा और उचित अवसर मिलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर वो अपनी पत्नी तथा दोनों बच्चों को लेकर चला गया। तब से सरला उस उचित अवसर का इंतजार कर रही थी जो शायद कभी नहीं आने वाला था। कुछ यही हाल रमा का भी था। वो दबंग किस्म की मुंहफट औरत थी। बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह देना उसकी आदत में शामिल था। वो 2 बेटों की माँ थी। दोनों माँ की आंखों के तारे थे। उनकी शादी रमा ने बहुत ठोक बजाकर अपनी पसंद की लड़कियों से की थी, लेकिन जिस घड़े को वो इतना ठोक बजाकर लाई थी वही घड़ा पानी पड़ते ही रिसने लगा। कहने को तो वो 2 बेटों की माँ थी, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो उसका जीवन दयनीय हो गया। घर के जिस आंगन में दोनों बेटों की किलकारियां गूंजती थी, हंसी के फव्वारे छूटते थे, वही शादी के कुछ सालों बाद ही घर के 2 टुकड़े करवाकर अलग अलग रह रहे थे। वो अवाक थी, किसके साथ रहे वो? दोनों ही तो उसके अपने थे, लेकिन वो केवल ये सोच ही सकती थी। किसी बेटे ने ये नहीं कहा माँ तुम मेरे साथ रहोगी। वो जानती थी कि बेटे अपनी अपनी पत्नियों के अधीन थे, वे वही करेंगे जो उनकी पत्नियां कहेंगी। वो चुपचाप अपने कमरे से देखती थी, लेकिन कुछ भी कहने की हालत में नहीं होती थी। क्या बेटे या बहुएं ये भूल जाते हैं कि कल जब उनकी जीवन संध्या हो रही होगी, जब वे भी अशक्त और बूढ़े हो जाएंगे, तब उनका भी यही हश्र हो सकता है। उसे ये भी पता नहीं होता था कि आज किस बेटे के घर से उसके लिए खाना आएगा। कभी कभी तो वो भूखी ही रह जाती थी। माँ का तो बंटवारा हुआ नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर माँ के लिए भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डाल देते थे। रमा को अपनी परवरिश पर बड़ा नाज था। जब भी किसी औरत की दुरावस्था को देखती थी तो यही कहती थी, पालन पोषण में ही कहीं कमी रह गई होगी, वरना आज ये दिन क्यों देखने पड़ते। लेकिन जब खुद पर गाज गिरी तब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। दूसरों को अपने बच्चों की नकेल को कसकर पकड़ने की सलाह देने वाली क्या खुद भी अपने बच्चों की नकेल को कसकर पकड़ सकी थी? स्वभाव की तेज महिला को किसी का भी थोड़ा तेजी से बोलना बर्दाश्त नहीं था। शायद उसकी इसी तेजी ने या अधिक अपेक्षा रखने की चाहत ने उसे इस कगार पर पहुंचा दिया था।
माँ की इस दुरावस्था का भान होते ही उसकी बेटी उसे अपने घर लेकर चली गई। 2 महीने तो वहां ठीक से बीते, लेकिन उसका भी भरा पूरा परिवार था। घर में सास ससुर भी थे, जिन्हें अब उसकी मौजूदगी अखरने लगी थी। इस बात को रमा अब अच्छी तरह से समझ रही थी। कहीं उसके कारण बेटी का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाए। उसने समय रहते ही वहां से भी किनारा कर लिया और चुपचाप इस वृद्धाश्रम में आ गई। उसे पैसों का इतना अभाव नहीं था जितना कि अपनों के स्नेह का। रमा अपने विचारों में मगन थी कि सरला ने उसे कंधे से झकझोर कर हिला दिया। क्या हुआ? खाने की घंटी नहीं सुनाई दे रही है? चल भोजन कक्ष में, सभी तो आ चुके हैं हम दोनों की सेवा। आज मिसरानी ने भरवा करेले बनाए हैं और खीर भी बनाई है। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। सरला ने उसे गुदगुदाने वाले लहजे में कहा, लेकिन रमा तो चुप थी। न जाने क्यों सरला की रमा से इतनी दोस्ती हो गई थी, जबकि रमा का रोबीला अंदाज, अक्खड़ी बोली किसी को भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन फिर भी दोनों में अच्छा तालमेल था। शायद दोनों का दुख एक ही था। यूं तो आश्रम में सभी रहने वालों के अपने अपने किसी न किसी तरह के दुख थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती, इनका आपसी सद्भावनापूर्ण व्यवहार उन दोनों को एक सूत्र में पिरोए हुए था। दोनों को अपने घर लौटने की आशा थी। सरला कहती, देख रमा, जब मुझे मेरा बेटा लेने आएगा तब तू भी मेरे साथ चलेगी। मैं तुझे इस आश्रम में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे बेटे मुझे लेने आएंगे तब? फिर मन में सोचती, कभी नहीं आएंगे। आना होता तो अब तक आ न गए होते। लेकिन सरला की आशावादी नजर उसमें भी कहीं ना कहीं आशा की एक लौ जलाए हुए थी कि शायद कभी उनके बेटों को उनकी जरूरत महसूस हो। कितनी बरसातें आईं, कितने सावन आए, कितनी होली दिवाली आई, पर वे ना आए जिनका इंतजार था। हर साल दिवाली पर सरला हर वो पटाखे लाती जो जो उनके बच्चों को पसंद थे, पर पटाखे बिना जले ही पड़े रह जाते थे। हर साल की होली बेरंग ही बीत रही थी। कहाँ गए वो अबीर गुलाल, लाल हरे रंग से भरी पिचकारियां। आश्रम में भी होली पर गुजिया बनती, अबीर गुलाल भी आते, लेकिन उसे तो अपने घर की होली याद आती थी। 15 दिन पहले से ही पापड़, चिप्स, चावल के सेव आदि बनते थे। एक सप्ताह पहले ही पकवान बनने शुरू हो जाते थे। मठरियाँ, काजू वाली दाल मोठ, तिलपूरी, गुजिया, दही बड़े और भी न जाने क्या क्या। लोग आते थे तो उनके बनाए पकवानों को खाकर उनकी बहुत तारीफें करते थे और उनको लगता था कि उनकी मेहनत सफल हो गई है। कहाँ गए वो सुनहरे दिन? क्या जीवन संध्या इतनी भी बेरंग हो सकती थी? इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब तो यही सच उन दोनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। दोनों ही अपने अपने गम में डूबी रहती थी, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी। जीवन के इस कड़वे सच को स्वीकारने के बाद भी उनका मोहभंग नहीं हुआ था। आशा और आशा, यादें और यादें, यही तो धरोहर थी उनकी। रमा, मेरा एक काम करोगी? क्या? बोलना। ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है जो तुझे करना है? रमा ने ठिठोली की, लेकिन सरला की ओर देखकर सहम गई। वो शून्य में निहार रही थी, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर किसी अनजानी दुनिया में घूम रही हों। उन्होंने रमा की ठिठोली पर ध्यान नहीं दिया और बोलने लगी, मैंने अपने पोते की बहू के लिए सोने के कड़े बनवाए थे। सोचा था उसकी मुंह दिखाई में दूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय को आने में अभी बहुत देर है और अब तो मेरे पास समय भी नहीं है। सोचती हूँ क्या कभी मेरे जीवन में वो शुभ अवसर आएगा? शायद नहीं। अब जीवन ही कितना शेष है। कहकर सरला सिसक पड़ी। अच्छा सरला, एक बात बता। हम माएँ अपने खून से अपने बच्चों की शिराओं को सींचती हैं, उन्हें जीवन प्रदान करती हैं, उनके सुख के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर रहती हैं, सारे रिश्ते नातों से उनका परिचय कराती हैं। क्या वही बच्चे इतने निर्मोही हो सकते हैं? रमा ने पूछा। सरला कुछ भी न कह सकी। वो केवल उसका हाथ पकड़कर
ढांढस देती रही। वो कर भी क्या सकती थी? भला एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखा सकता है? उन्होंने रमा को साथ लिया और अपने कमरे में आ गई। एक छोटा सा बॉक्स खोला जिसमें से नवजात शिशु के लिए एक छोटा सा लाल रंग का स्वेटर निकाला, टोपी और छोटी छोटी जुराबें और एक छोटा सा दूध का गिलास। देख रमा, ये मेरे कमल का थोड़ा सा सामान है। मैं जब भी इन चीज़ों को छूती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे छोटा गदगदा सा प्यारा गोल मटोल कमल मेरी गोद में खेल रहा है, बार बार आंचल हटाकर बगल में मुंह मार रहा है। अभी भी इन सामानों से कच्चे दूध की महक आती है। यही मेरी धरोहर है। कह कर सरला बिलक पड़ी। रमा कुछ न कह सकी, लेकिन विचारों से प्रतिपल वो भी अपने अतीत में भटक रही थी। जीवन के इस कड़वे सच को स्वीकारना ही अब इनकी नियति थी। लेकिन मन, उस पर कभी किसी का जोर चल पाया है कहीं? बार बार बीते दिनों की ओर ही भागता है। एक संतान के लिए लोग कितने जतन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन क्या देती हैं संतानें उनको सिवा अवसाद और एकाकीपन के? वे छोड़ देती हैं माता पिता को तिल तिल मरने के लिए। ये सब जानते हुए भी हम क्यों इस मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं? जब भी वो दोनों एकांत में होती थीं, सरला अपने मन की भड़ास निकालती थी, लेकिन रमा चुपचाप सब कुछ सुनती रहती थी। उसे भी अपने बेटों पर बड़ा गुरूर था, लेकिन सब भ्रम निकला। उसकी सोच थोड़ी आध्यात्मिक थी और वो सबको यही सलाह देती थी, किसी से कुछ भी अपेक्षा मत रखो, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है बस उसका निर्वाह करते रहो। लेकिन जीवन की इस संध्या बेला में जब वो एकदम अकेली पड़ गई, तब उसे समझ में आया कि उपदेश देना कितना आसान है, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तब सच पर से पर्दा हट जाता है। थोड़ी देर में ही दोनों सामान्य हो चली थीं। शाम का समय हो चुका था। सभी लोग हॉल में आ चुके थे। रमा और सरला ने सबसे बाद में प्रवेश किया। प्रबंधक मनोहर जी ने उन्हें घूरकर देखा। दोनों सहम सी गई, क्योंकि वो देरी से आई थीं। आश्रम में मनोहर जी का सभी सम्मान करते थे। यूं तो वे भी अपनी संतानों की उपेक्षा के शिकार हुए थे, लेकिन वे एक पुरुष थे और मेहनती थे। उन्होंने हार नहीं मानी और इस आश्रम के प्रबंधक बना दिए गए। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। रात का भोजन शुरू हुआ। खाना खाने के बाद सभी महिलाएं रमा को घेरकर खड़ी हो गईं। उन सभी में रमा बहुत लोकप्रिय थी। वो किसी को कढ़ाई बुनाई सिखाती तो किसी को लिखना पढ़ना या फिर तरह तरह के पकवान बनाना सिखाती थी। सभी महिलाएं उसे अपना अपना काम दिखा रही थीं। रमा हंस हंस कर सबके कामों को देख रही थी और तारीफें भी कर रही थी। सरला का मन नहीं लग रहा था। वो अकेली ही अपने कमरे में चली आई और आते ही बत्ती बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। रमा ने आते ही बत्ती जला दी। क्या करती है, सोने देना, सरला खींचकर बोली। अच्छा, बड़ी जल्दी नींद आ गई। रोज तो रात में 12 बजे तक मेरा सिर खा जाती है बक बक करके, और आज नींद का बहाना मार रही है। चल उठ, अभी हम दोनों थोड़ी देर लूडो खेलेंगे। लेकिन सरला नहीं उठी। चादर के भीतर उन्होंने अपना मुंह छिपा लिया था। ठीक है, मर, जो भी करना हो कर, मुझे क्या करना है। न जाने क्यों हर समय अपनी ही दुनिया में जीती है। अरे क्या एक तुझे ही दुख है? लेकिन सरला ने कोई जवाब नहीं दिया। बकझक करके रमा भी सो गई। सुबह सरला जल्दी ही उठ गई। देखा रमा सो रही थी। अभी तक सो रही है, न जाने रात में क्या करती है। उन्होंने उठकर कमरे को ठीक किया, स्नान किया और ध्यान लगाने बैठ गई। तभी रमा भी उठ गई। तैयार होकर दोनों कमरे से बाहर आईं। चाय नाश्ते का समय हो चुका था। हाँ तो सरला, उन छोटे कपड़ों और कड़ों का क्या करना है, तूने बताया नहीं? रमा ने छेड़ा। अगर मेरी मौत हो जाए तो कमल को सौंप देना, ये बताकर कि ये उसकी पुत्रवधू के लिए है। सरला ने शांत स्वर में जवाब दिया और दोनों चाय पीने लगी। दोपहर के खाने का समय हो चुका था। रमा ने आवाज लगाई, चल खाना खाने। रोज तो तू मुझे याद दिलाती है,
लेकिन आज मैं तुझे बुला रही हूँ। देर होने पर पता नहीं क्या खाने को मिले क्या ना मिले। चल जल्दी। लेकिन सरला ने नहीं में सिर हिला दिया। रमा अकेली ही चली गई। न जाने क्या होता जा रहा है इस पगली को, न जाने किस उम्मीद में जी रही है। अरे बेटे को आना होता तो अब तक आ न जाता। मुझे क्या करना है। खाना खाने के बाद रमा कमरे में वापस आई। सरला उसी तरह बैठी थी, गेट की ओर टकटकी लगाए। अचानक वो पलटी और रमा से बोली, चल अभी लूडो खेलते हैं, आज मैं तुझे खूब हराऊंगी। रमा मुस्कुरा उठी। आखिर तू नॉर्मल हो ही गई। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुझे पागल खाने ना भेजना पड़े। क्यों, मैं क्या तुझे पागल दिखती हूँ? अपने जैसा समझा है क्या मुझको? सरला ने भी तपाक से जवाब दिया। कुछ देर तक दोनों लूडो खेलती रही, फिर दोनों आराम करने लगी। क्या तुझे अभी भी भूख नहीं है? रमा ने पूछा। न, सरला ने छोटा सा जवाब दिया। शाम के 5:30 बज चुके थे। रमा ने सरला से हॉल में चलने को कहा, लेकिन सरला ने मना कर दिया। वो खिड़की से बाहर गेट की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। चलना, कब तक इंतजार करेगी? कोई नहीं आने वाला है। और उसने सरला के कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन सरला वहां थी ही कहां। वो तो इस आसार संसार से दूर कहीं अनंत में घूम रही थी। हाथ लगते ही उनका शरीर लुढ़क गया। रमा हैरान थी। सभी आश्रमवासी कमरे में घुस आए। मनोहर जी ने तत्काल कमल को फोन मिलाकर उसे ये शोक संदेश दे दिया। एक पल तो चुप्पी छाई रही। फिर कमल की आवाज आई, आप दाह संस्कार कर दीजिए, इतनी जल्दी मेरा आना संभव नहीं है। जो भी खर्चा हो आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा। इतना कहकर फोन बंद हो गया। मनोहर जी हैरान थे। कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्या उन्हें माँ बाप का दर्द महसूस नहीं होता है? लेकिन वे तो प्रबंधक थे, उन्हें अभी बहुत कुछ प्रबंध करना था। रात के पहले ही सरला का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका था। मृत शरीर को किस लिए रोका जाता? रात का तीसरा पहर बीत रहा था। रमा बहुत बेचैन हो रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी पक्की सहेली जो चली गई थी, अब वो अकेली पड़ गई थी। दूसरे दिन उसने सरला का बॉक्स खोला, कमल के बचपन के कपड़ों का एक पार्सल बनाया और मनोहर जी को देकर बोली, ये कमल को भेज दीजिएगा। फिर वो आश्रम का काम करने वाली बाई को बुलाकर बोली, ये कड़े तुम अपनी बहू को दे देना। अब वो निश्चिंत होकर अपने कमरे में वापस आ गई और बोली, सरला तुम्हारा बचा काम मैंने कर दिया है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। देख मुझसे नाराज ना होना। और फिर खुद से हंसकर कहने लगी, मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। दोपहर के खाने के लिए वो कमरे से बाहर नहीं आई। शाम के और रात के खाने में भी वो नदारद थी। सबने समझा शोक में डूबी हैं, इसलिए नहीं आई। लेकिन सुबह भी जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तब मनोहर जी को शक हुआ और उनके आदेश पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। रमा का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था। एक हाथ नीचे लटक रहा था, दूसरा हाथ सीने पर था। और दोपहर बाद उस आश्रम से एक और अर्थी निकल रही थी।